अध्यापक आचार्य प्रशांत ने भारत शिविर अद्वैत महोत्सव आयोजित किया। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जैसा कि मैं संगीत का छात्र हूँ तो मेरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारा प्रेम। आपके सुनकर जो स्पष्टता जीवन में आई, और मेरे कुछ मित्र हैं जो आपको सुनते हैं, उनकी तरफ से भी ये प्रश्न है क्योंकि वो भी संगीत से जुड़े हुए हैं, और उनकी तरफ से भी बहुत सारा प्रेम। वो किसी कारणवश शिविर में आ नहीं पाए, तो हम सभी की ओर से एक प्रश्न है कि संगीत किस प्रकार से, जैसे कि हम संगीत कर भी रहे हैं और एक सामान्य व्यक्ति जो संगीत सुनता है, तो किस प्रकार से वो उसकी चेतना को ऊंचाई देने के लिए या मन को समझने के लिए, अपने जीवन को उस ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए कैसे वो सहायक हो सकता है, और आध्यात्मिक पक्ष क्या हो सकता है संगीत का, कि हम उसको हम अभ्यास में भी कैसे ला सकते हैं। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि संगीत, हम किस भी प्रकार का संगीत करें, वो चंचलता और इस प्रकार की चीज़ें मन में ले आता है और बेहोशी की ओर ज़्यादा धकेलता है। तो कैसे हम इसमें अपने आप को संभाल सकते हैं? धन्यवाद। देखो, पहली बात तो ये कि मैं संगीत विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो जो उसका शास्त्रीय और तकनीकी पक्ष है उस पर कुछ कह पाने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। लेकिन उसका जो व्यवहारिक प्रभाव मैं देखता हूँ उस पर ज़रूर थोड़ा बहुत कह सकता हूँ। अधिकांशतः संगीत का निर्माण करने वाला जो मन है वो एक कामी, लोभी, चंचल बल्कि विक्षिप्त मन ही होता है, जिसको आप कहोगे संगीत का निर्माता या म्यूजिक मेकर। तो जैसा वो संगीत का निर्माता होता है वैसा ही उसका निर्माण होता है, माने वैसा ही उसका संगीत होता है। अब समाज में ज़्यादातर लोगों का वास्ता शास्त्रीय संगीत से तो पड़ता नहीं। जैसे ही कहा जाएगा म्यूज़िक तो उसका मतलब ही होता है जो पॉपुलर प्रचलित संगीत है वो, और वो बनाया ही मुनाफे के लिए जाता है। जो एक साधारण म्यूजिशियन है वो अपनी जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, एल्बम निकाल रहा है या अपना कॉन्सर्ट कर रहा है, जो भी है उसका, वो मुनाफे के लिए कर रहा है। और मुनाफा तो तभी मिलता है जब जो सामने तुम्हारे श्रोता बैठे हों उनको तुम उत्तेजित करो, क्योंकि श्रोताओं का भी जो अहंकार है यही चाहता है, हमारी भी एक श्रोता की तरह वृत्ति यही रहती है कि हमें कोई मज़ा दिला दे। तो ज़्यादातर संगीत बड़ा जहरीला होता है, उसकी रचना ही हमको और कपा देने के लिए और उत्तेजित कर देने के लिए और गिरा देने के लिए होती है। और उसमें खास बात ये होती है कि वो स्वयं नहीं बोलता कि मुझ में जहर है। बीट्स हैं, वो बीट्स
अपने मुंह से नहीं बोलेंगी कि हम सुनने वाले के मन के साथ क्या कर रहे हैं। वो बस बीट्स कहीं चल रही हैं, धिच्चिक 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 धिच्चिक, आपको कुछ अच्छा सा लगेगा, आपको कुछ अच्छा सा लगेगा, बस। वो क्या हो रहा है उसका प्रभाव भीतर हम इतने सजग नहीं है कि जान पाए। और मामला और बुरा हो जाता है, व्यवहारिक पक्ष ले रहा हूं, जब उन धुनों के ऊपर, वो बीट्स और उस ताल वगैरह के ऊपर और ज्यादा जहरीली लिरिक्स, बोल रख दिए जाते हैं, सुपर इम्पोज कर दिए जाते हैं। अब वो जो बोल हैं, अगर वो लिखित में आपके सामने आते, आपसे कहता कोई कि देखिए साहब ये नया गीत है, नई कविता है, इसको पढ़िए, तो आप थूक देते उसके ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या मूर्खता है। पिछले 10 साल के जो भी सुपरहिट गीत हैं जिनको आप जानते हैं, आप उनके बोल अपने सामने रखकर देखिए, 20 में से 17-18 ऐसे होंगे कि आप भौचक्के रह जाएंगे कि ये मैं सुन रहा था। सिर्फ बोल रखे हैं, अभी उसमें म्यूजिक नहीं है, अभी सामने सिर्फ जो शब्द हैं वो रख दिए गए हैं, और आप बिल्कुल चकित रह जाएंगे कि ये क्या जहर है। लेकिन उस बोल के पीछे जो संगीत है वो आपको एक बेहोशी में ले जा रहा है, और उस बेहोशी में आप संगीत के साथ साथ उसके बोलों को भी ग्रहण कर ले रहे हैं। उस बेहोशी में आप संगीत के साथ उस बोल को भी भीतर लिए ले रहे हैं। वो बोल इतने जहरीले हैं कि उनको आप साधारणतया कभी अपनी जबान पे नहीं आने देते, लेकिन चूंकि वो संगीत के साथ हो लिए, इसीलिए उनको आपके मन में घुसने की इजाजत मिल जाती है, उनके आपके घर में घुसने की इजाजत मिल जाती है, आपके बच्चों के मन में घुसने की इजाजत मिल जाती है। ऐसे समझिए कि आपके बच्चों की जो टेक्स्ट बुक है, स्कूल की पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसमें ये सब जो आजकल हिट गीत हैं वो मौजूद हों, आप तुरंत क्या करेंगे? आप तुरंत गुस्से में भर के एनसीईआरटी सीबीएसई को एक चिट्ठी लिखेंगे, या उसकी फोटो लेके अपने फेसबुक पे डालेंगे, देखेंगे ये क्या अंधेर है। छोटे छोटे बच्चों को ये बातें बताई जा रही हैं। लेकिन जब उसके ऊपर म्यूजिक डाल दिया जाता है तो वो गीत आप खुद अपने घर में बजाएंगे, अपनी पार्टी में बजाएंगे और अपने बच्चों को सुनाएंगे। संगीत में घोल करके जहरीले बोल हमारे गले उतार दिए जाते हैं। संगीत हटाइए, फिर देखिए क्या है। तो संगीत एक तो खुद आपको उत्तेजित कर रहा है, दूसरे वो घटिया बोलों को आप में प्रविष्ट कराने का वाहन बन रहा है। पहले तो वो खुद आपको उत्तेजित करता है और फिर वो घटिया बोल को आपके भीतर घुसेड़ने का एक साधन, एक वाहन, एक व्हीकल बन जाता है। संगीत पर बैठकर कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है। जितना मैं जानता हूं, शास्त्रीय संगीत के साथ मुश्किल है धृष्टता करना, और इसीलिए अब शास्त्रीय संगीत को धीरे धीरे बहुत कम महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत पर आप जहरीले बोल आरोपित नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रीय संगीत मन को उत्तेजित नहीं करता, उसकी ये कमी है। हमें वो चीजें चाहिए जो हमारी मरी हुई जिंदगी को किसी तरीके से थोड़ा झंझोड़ें। हम बार बार इसीलिए स्टिमुलेंट्स मांगते हैं, इसीलिए हमारा सारा संगीत स्टिमुलेटिंग होता है। जो हम सुनते हैं अपने घरों में, जो टीवी पर देखते हैं, हमें स्टिमुलेंट्स चाहिए, हमें ड्रग्स चाहिए, हमें डोपामीन शॉट्स चाहिए। हमारा संगीत भी वही है, डोपामीन शॉट्स। शास्त्रीय संगीत से आपको वो उत्तेजना, स्टिमुलेशन नहीं मिलता।
और शास्त्रीय संगीत पर आप बदतमीज लिरिक्स चिपकाकर सुपरहिट गाने नहीं बना सकते, अपनी तिजोरी नहीं भर सकते। फिर शास्त्रीय पर गाने वाले भी बहुत कम हैं। और शास्त्रीय पर गाना अपने आप में बड़ी मुश्किल बात है, बहुत सीखना पड़ता है, कौन इतनी मेहनत करे। और शास्त्रीय संगीत सिखाने वाले जोर देते हैं कि संगीत को तुम बिल्कुल पूजा की तरह मानो, और संगीत अगर पूजा है तो फिर उसको आप कामोत्तेजक आवाज से नहीं गा सकते। आप जानबूझ करके उसमें ऊ आ इस तरह की बीच बीच में आवाजें नहीं डाल सकते। तो इस समय हमारी जो सांस्कृतिक बर्बादी है उसमें एक बहुत अहम किरदार संगीत का है। हम जो म्यूजिक सुनते हैं और जो हमारे बच्चे सुनते हैं, हमें लगता है तो एंटरटेनमेंट है, हल्का फुल्का मनोरंजन है, संगीत ही तो सुन रहा है बच्चा, क्यों परेशान कर रहे हो। आप शादियों में जाते हैं, वहाँ गाने बज रहे हैं, बच्चे भी नाचने लग जाते हैं उन पे। आपने उन्हें जहर दिया है अभी अभी, आप माँ बाप हैं। याद करिए शादियों में किस तरह गाने बजते हैं और आपके बच्चे उन पर नाचते हैं, और कैसे जहर दिया जाता है बच्चे को अपने। कई बार तो पापा जी ही बेटी जी को कंधे पे बिठा करके नाच रहे होते हैं। देखो, बेहोश जिंदगी 100 तरीके से नुकसान देती है ना। दफ्तर में बेहोश, घर में बेहोश, बेहोशी में बच्चा पैदा किया, बेहोशी में शादी में गए, बेहोशी में नाच रहे हो, सब कुछ बेहोशी में है। कहाँ से उसको सुधारें, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ उसको पकड़ें, कहाँ बताएं कि यहाँ गलती कर रहे हो। उसका तो 24 घंटा गलती में बीत रहा है, किस जगह उसको टोकें। बड़ी असमंजस और बड़ी उहापोह की स्थिति रहती है। क्या बताएं, वो उसको समझ में ही नहीं आएगा। वो अपनी बेटी को नचा रहा है, बन जा तू मेरी रानी। और देखो, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे ना, किसी को मार तो नहीं रहे ना, हर्ट नहीं कर रहे। ये सुसाइड है, हर्ट से बहुत बहुत आगे की बात है। ये तुम क्या कर रहे हो। संगीत बहुत ऊंची चीज़ भी हो सकता है और बहुत गिरी हुई चीज़ भी। संगीत के छात्र हो, समझ ही गए होगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। बहुत सावधान रहो, अपनी कला का सर्वोत्तम इस्तेमाल करो। घटिया मुनाफे के लिए, घटिया लोगों के लिए, घटिया बोलों के लिए संगीत को मत बेच देना। असल में भारतीय संस्कृति का जो पिछले 20-30 साल में विशेषकर पराभव हुआ है, उसमें संगीत का भी बड़ा योगदान है। जो ये आया है अभी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, आप देख रहे हैं तबला हटता जा रहा है। आपको तबला सुनाई देता है? संतूर हटता जा रहा है। पहले बीच बीच में गीत आ जाते थे, उनमें जल तरंग भी सुनाई दे जाता था। ये इंस्ट्रूमेंट्स ही गायब होते जा रहे हैं। कुछ तो पुराने फिल्मी गीत ही हैं जिनमें वीणा भी है। आप कल्पना कर सकते हैं आज किसी गीत में वीणा का प्रयोग नहीं, उसकी जगह बहुत अजीब तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सा कुछ आने लग गया है। वो
इसकी शुरुआत हुई थी 90 के दशक से, और इस बात को मीडिया ने बहुत प्रोत्साहित किया, कहा यह बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी किस्म का नया संगीत है। जो पहले होता था वो तो दकियानूसी चीज़ें थी, उसमें तुम तबला वगैरह डाल देते थे, ये सब वो पुरानी चीज़ें थी, हटाओ, अब ये नया वाला सुनो, किर्र किर्र जिसमें ये सब रहता है। इस पूरी नई चीज का कुल उद्देश्य आपको और गिराना है, मन के तल पे आप और गिरते जाएं और बेहोश होते जाएं। हारमोनियम कहाँ गया? हारमोनियम कहाँ गया? मालूम नहीं। ड्रम्स और पता नहीं क्या क्या। आप देखते नहीं हो संगीत का कितना सीधा संबंध बन गया है ड्रग्स से। और जिस प्रांत में सबसे ज्यादा गानों में ड्रग्स की बात होती है, वही प्रांत सबसे ज्यादा ड्रग्स की चपेट में भी आ गया है। ड्रग्स, नशे, इनकी सबसे ज्यादा बातचीत रहती है पंजाबी गानों में, और बेचारे पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया। वहीं पर ये सब रहता है। गाने होंगे उनमें गजब तरह का संगीत, गजब तरह के बोल, गुच्ची, अरमानी, लैम्बोर्गिनी, ये संगीत है। अब तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है कि पूरी पीढ़ी नशे की चपेट में आ गई है? पूरी एक पीढ़ी नशे की चपेट में आ गई क्योंकि तुम्हारे गानों में ही नशा भरा हुआ है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, आप नाच रहे हो। आपको संबंध दिख रहा है कि नहीं? पंजाब में जो ड्रग्स क्रांति हुई है और पंजाब में ये जो पॉप क्रांति हुई है, बिल्कुल साथ साथ चले हैं। वास्तव में ड्रग्स लेने का मजा ही कुछ और है नशीले संगीत के साथ। नशा और बढ़ जाता है जब संगीत नशीला हो। आप बहुत सारे पियक्कड़ों को देखिएगा, जब वो पीते हैं तो एक खास तरीके का संगीत भी चाहिए उनको, नशा और बढ़ता है। वो संगीत ही नशीला है। संगीत होना चाहिए ऐसा जो नशा उतार दे। और अगर आप कहीं पाएं कि नशेदार संगीत आपको सुनाया जा रहा है तो समझ लीजिए कि उस जगह का स्वार्थ है आपको बेहोश करने में। आप उदाहरण ले लीजिए, आप किसी शॉपिंग मॉल वगैरह जाइए, वहाँ संगीत बज रहा होता है। आपको पता है कितने ध्यान से वो संगीत चुना जाता है? वो अपने आप में एक पूरा विषय है। गहरी रिसर्च के बाद वो म्यूजिक लगाया जाता है जो आपको और ज़्यादा कंजम्पशन के लिए एक्साइट करेगा। बहुत मोटी फंडिंग के साथ इस तरह की रिसर्च होती है कि पता करो कि जब कस्टमर शॉपिंग एरिया में आए तो विजुअल इम्पैक्ट कैसे देना है उसको, गंध भी कैसी होनी चाहिए, लाइट्स कैसी होनी चाहिए और म्यूज़िक कैसा होना चाहिए कि वो अपने होश खो दे बिल्कुल और अनाप शनाप खरीदारी करना शुरू कर दे। और आप इसकी शिकायत नहीं कर सकते। आप एफआईआर में क्या लिखाओगे? मुझे म्यूजिक सुनाया गया, जबकि तथ्य यह है कि उसने म्यूजिक सुना करके आपका बहुत गहरा नुकसान करा है,
लेकिन आप इसकी एफआईआर नहीं लिखवा सकते। इसीलिए म्यूज़िक को एक बहुत घातक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसकी शिकायत नहीं की जा सकती। सब कुछ ही जो इंद्रियों पे अटैक करता है, म्यूजिक, स्मेल, दृश्य, स्पर्श, सब कुछ। आप क्या सोचते हैं कि जो मर्चेंडाइज का अरेंजमेंट होता है किसी भी शॉपिंग स्पॉट पे, वो जो सब अलग अलग SKUs, वो आपको लगता है रैंडम होता है? नहीं। बहुत बहुत सारे शातिर लोग महीनों तक बैठकर पहले विचार करते हैं कि जो अंदर घुस रहा है उसको फंसाना कैसे है। वो जो आपको विज्ञापन दिखाया जाता है उसमें भी संगीत होता है। आपको लग रहा है ऐसे ही कोई भी संगीत डाल देते हैं? नहीं, पूरी पहले रिसर्च होती है कि कौन सा म्यूजिक डालें कि माल खरीदने की उसकी टेंडेंसी एकदम बढ़ जाए सुनने वाले की। शिकारी बहुत चालाक हैं। यही वजह आप देखते नहीं है कि टिकटॉक शुरू हुआ था, ओरिजिनली वो क्या था आप जानते हैं? वो ये था कि पीछे म्यूजिक होगा, आप आगे लिपसिंग करेंगे। अभी भी आप उस पर देखिएगा, वो छोटी छोटी जो टिकटॉक जो रील्स होती हैं या जो यूट्यूब या फेसबुक शॉर्ट्स होते हैं, कुछ भी होगा, एक साधारण सा दृश्य होगा, उसके पीछे म्यूजिक लगा दिया जाएगा, वो क्लिप सुपरहिट हो जाएगी। वो दृश्य अपने आप में 2 कौड़ी का नहीं है। अगर उसमें म्यूजिक नहीं लगा होता तो उसको 100 व्यूज नहीं मिलते। म्यूजिक कुछ भी लगा दो पीछे से, वो म्यूजिक चुनिंदा लगाओ, म्यूजिक वो लगाओ जो थोड़ा सजग होके देखिएगा, सुनिएगा, आपको सब दिखाई देगा ये चल क्या रहा है। चूंकि यह युग अध्यात्म के पतन का है, इसीलिए ये युग चेतना के गहरे ह्रास माने डिक्लाइन का है। संगीत उस ह्रास का हिस्सा भी है और उस ह्रास का कारक भी। चूंकि हम गिरे हुए लोग हैं, इसीलिए हम गिरा हुआ संगीत पैदा करते हैं, और हम संगीत इसी तरीके से पैदा करते हैं कि वो गिरे हुओं को और ज्यादा गिरा दे। आप अगर अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दे पाएं तो इससे अच्छा कुछ नहीं। हालांकि उससे कोई लाभ होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता।